आज हम एक ऐसे इंसान के सफर पर गहरी नजर डालेंगे जिनका नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिनकी कहानी शायद उतनी नहीं समझते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा की यात्रा। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को गिनना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझना चाहते हैं कि एक वकील मोहनदास महात्मा कैसे बने, उनके तरीके, उनके हथियार, सत्याग्रह, अहिंसा, ये सब कैसे विकसित हुए। हाँ, और उन्होंने इन्हें एक पूरे साम्राज्य को झुकाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं, भारत में शुरू नहीं होती। अच्छा। नहीं, इसकी जड़ें, इसका फाउंडेशन दक्षिण अफ्रीका में रखा गया था। गांधी एक 24 साल के नौजवान वकील के तौर पर वहां गए थे, और जब 21 साल बाद लौटे तो वो एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान और एक मंजे हुए नेता थे। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका, 1893। जी। स्रोत बताता है कि वो एक कानूनी मामले के लिए गए थे, लेकिन पीटर्समैरिट्सबर्ग स्टेशन पर हुई एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो ट्रेन वाली घटना। हाँ, उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। तो ये सिर्फ एक अपमान था या इससे कुछ बड़ा हुआ? ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये एक तरह का अवेकनिंग था, एक प्रेस्ट कॉन्शियस। उस एक रात स्टेशन की ठंड में उन्होंने सिर्फ अपमान महसूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस पूरे सिस्टम के अन्याय को महसूस किया। अच्छा। और उन्होंने फैसला किया कि वो लड़ेंगे, लेकिन लड़ने का तरीका नया होगा। और दिलचस्प बात यह है कि गांधी के सबसे शक्तिशाली हथियार सत्याग्रह और अहिंसा। हाँ, सत्याग्रह और अहिंसा इसी जमीन पर गड़े गए थे। तो ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक नई विचारधारा का जन्म था। उन्होंने इसे एक्शन में कैसे बदला? फौरन उस ट्रेन वाली घटना के अगले ही साल 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा। ये भारतीयों को संगठित करने की, मतलब एक साथ लाने की पहली कोशिश थी। और असली प्रयोग कब हुआ? असली प्रयोग हुआ 1906 में, जब सरकार एक एशियाई अध्यादेश लाई। इसमें क्या था? इसमें भारतीयों को हर वक्त अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ रखने पड़ते थे। बहुत अपमानजनक था। इसके खिलाफ गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। मतलब कानून को मानना, लेकिन उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था, ये एक्टिव नॉन वायलेंट डिफायंस था। और स्रोतों में फीनिक्स फार्म और टोल्स्टॉय फार्म का भी जिक्र है। ये क्या थे? सिर्फ रहने की जगह थी या कुछ और? ये गांधी की प्रयोगशालाएं थीं। प्रयोगशालाएं? हाँ, ये सिर्फ आश्रम नहीं थे, ये सत्याग्रहियों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड थे। यहाँ लोग साथ रहते थे, अपना सारा काम खुद करते थे। जैसे? खेती से लेके सफाई तक, और बहुत सादा जीवन जीते थे। यहीं पर उन्होंने सीखा कि एक आंदोलन चलाने के लिए अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक भावना कितनी जरूरी है। तो दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को वो ब्लूप्रिंट दिया। बिल्कुल, वही ब्लूप्रिंट जिसे वो बाद में भारत में एक बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल करने वाले थे। तो 21 साल बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत लौटे। और आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने सीधे राष्ट्रीय राजनीति में छलांग क्यों नहीं लगाई? ये एक शानदार सवाल है। उन्होंने चंपारण जैसे छोटे स्थानीय मुद्दों को पहले क्यों चुना? ये उनकी रणनीति के बारे में क्या बताता है? ये गांधी की दूरदर्शिता को दिखाता है। वो जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका का अनुभव भारत में हूबहू कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? भारत बहुत बड़ा था, बहुत विविध था, इसलिए भारत आकर उन्होंने पहले 1 साल पूरे देश का दौरा किया, जमीनी हकीकत समझने के लिए। बिल्कुल। और आपके सवाल पर आए तो उनके शुरुआती 3 आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, उनके लिए एक प्रयोगशाला की तरह थे। एक प्रयोगशाला मतलब ये एक तरह का पायलट प्रोग्राम था? हाँ, बिल्कुल। एक स्ट्रेटेजिक रोल आउट था नेशनल स्टेज पे जाने से पहले। अच्छा। उन्होंने भारत की जमीन पर अपने हथियारों को परखा। अच्छा। सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ये बिहार में था, है ना? हाँ, ये तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। अच्छा। जहाँ किसानों को अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। यहाँ गांधी ने ब्यूरोक्रेटिक अवज्ञा का सफल प्रयोग किया। उन्होंने अधिकारियों के आदेश मानने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी के लिए तैयार हो गए। ये भारत में उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अच्छा, तो ये सिस्टम से सीधे टकराने का एक टेस्ट था? हाँ। और अहमदाबाद मिल हड़ताल, वो इससे कैसे अलग थी?
अहमदाबाद में 1918 में मामला अलग था। वो मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। तो यहाँ उन्होंने क्या किया? यहाँ गांधी ने एक बिल्कुल अलग हथियार का इस्तेमाल किया, भावनात्मक और नैतिक दबाव। अच्छा। जब हड़ताल कमजोर पड़ने लगी तो उन्होंने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की। पहली बार? जी हाँ। ये मालिकों पर सीधा हमला नहीं था, ये मजदूरों का मनोबल बढ़ाने और मालिकों के जमीर को जगाने का एक तरीका था। मतलब आत्मपीड़ा भी संघर्ष का एक रूप हो सकती है। बिल्कुल, उन्होंने यही दिखाया। तो पहला था ब्यूरोक्रेटिक डिफाइंस, दूसरा था मॉरल प्रेशर, और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। उसने कैसे खाया? खेड़ा गुजरात में 1918 में फसलें बर्बाद हो गई थीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी। यहाँ गांधी ने किसानों को संगठित किया और लगान न देने के लिए कहा। तो ये सरकार के साथ सीधा असहयोग था? बिल्कुल, ये उनका पहला असहयोग आंदोलन था। यहाँ उन्होंने आर्थिक शक्ति को पहचाना कि अगर लोग संगठित होकर सरकार को राजस्व देना बंद कर दें तो उसे झुकना पड़ेगा। तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सविनय अवज्ञा, भूख हड़ताल, असहयोग। उन्होंने 3 अलग-अलग समस्याओं के लिए 3 अलग-अलग तरीकों को टेस्ट किया और सफल रहे। और अब वो राष्ट्रीय मंच के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो इन क्षेत्रीय आंदोलनों से गांधी ने अपने तरीके तराश लिए थे। अब सवाल ये था कि क्या ये छोटे पैमाने पर सफल हुए प्रयोग पूरे देश को एक साथ ला सकते थे? हाँ, और यहीं से असहयोग आंदोलन की भूमिका शुरू होती है। इसका बैकग्राउंड क्या था? 1919 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, रॉलेट एक्ट आया, जिसने सरकार को बिना मुकदमे की किसी को भी जेल में डालने की शक्ति दे दी। हाँ, और दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोगों में जबरदस्त गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। गांधी ने इस ऊर्जा को एक दिशा देने का फैसला किया और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग का मतलब क्या था? मतलब आम जिंदगी में? इसका मतलब था ब्रिटिश राज की पूरी मशीनरी को ठप कर देना, लेकिन बिना हिंसा के। जैसे? छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, लोगों ने सरकारी नौकरियां और उपाधियां लौटा दी। और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार? हाँ, और उनकी होली जलाई गई। ये एक बहुत बड़ा और रैडिकल विचार था कि हम आपकी व्यवस्था का हिस्सा बनकर आपको शासन करने में मदद नहीं करेंगे। लक्ष्य था स्वराज। लेकिन ये आंदोलन जो इतनी सफलता से चल रहा था, अचानक 1922 में बंद कर दिया गया। चौरी चौरा की घटना के बाद। ये फैसला आज भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। और ये गांधी के चरित्र को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। हाँ, गांधी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके लिए आंदोलन हिंसक हो चुका था और अपनी आत्मा खो चुका था। तो उन्होंने उसे वापस ले लिया। कई बड़े नेताओं के मना करने के बावजूद। ये दिखाता है कि गांधी के लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी लक्ष्य से, यहाँ तक कि स्वराज से भी ऊपर था। उनके लिए कैसे हासिल किया, ये क्या हासिल किया से ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल सही। इस घटना के कई साल बाद गांधी ने फिर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी वजह क्या थी और ये असहयोग से कैसे अलग था? इसकी मुख्य वजह थी साइमन कमीशन, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। और कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग? हाँ, जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही थी। तो 1930 तक माहौल फिर से गर्म हो चुका था। और ये अलग कैसे था? ये आंदोलन असहयोग से एक कदम आगे था। असहयोग का मतलब था हम आपका साथ नहीं देंगे। सविनय अवज्ञा का मतलब था हम आपका साथ तो नहीं देंगे, साथ में आपके कानूनों को भी शांतिपूर्वक तोड़ेंगे। और इसी आंदोलन का हिस्सा थी विश्व प्रसिद्ध दांडी मार्च। हाँ, नमक सत्याग्रह। स्रोत में लिखा है 78 अनुयायी, 240 मील की यात्रा। लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा से कहीं ज्यादा थी, है ना? बिल्कुल। यहाँ गांधी की स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस दिखती है। उन्होंने विरोध के लिए नमक को चुना। नमक? इतनी साधारण सी चीज? हाँ, लेकिन सोचिए, ये एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, सबको प्रभावित करती थी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर टैक्स लगा रखा था। सही कहा। गांधी ने इस साधारण से मुद्दे को आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना दिया। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। वो 12 मार्च 1930 को साबरमती से चले और 6 अप्रैल को दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मार्च नहीं था। रास्ते में गांधी रोज सुबह प्रार्थना करते, चरखा चलाते और गांव में रुककर लोगों से मिलते थे। हाँ,
उनसे अस्पृश्यता और दूसरी सामाजिक बुराइयों को छोड़ने की अपील करते। उनके लिए ये एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी। जब उन्होंने दांडी में एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून तोड़ा तो वो एक सिंगल एक्ट ऑफ डिफायंस, वो पूरी दुनिया के लिए एक शक्तिशाली संदेश बन गया। और इसने पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी। हाँ, लोग हर जगह नमक बनाने लगे, विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरने देने लगे। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। और फिर आता है अंतिम और सबसे बड़ा प्रहार, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तब तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस आंदोलन का कॉन्टेक्स्ट क्या था? उस वक्त ब्रिटिश सरकार युद्ध में फंसी हुई थी और भारत का सहयोग चाहती थी, लेकिन क्रिप्स मिशन, जो भारतीयों को भविष्य में डोमिनियन स्टेटस का वादा कर रहा था, वो विफल हो गया। कांग्रेस अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। और फिर 8 अक्टूबर 1942 को बॉम्बे में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। ये नारा उनके अहिंसा के सिद्धांत से थोड़ा अलग नहीं लगता? करो या मरो तो काफी अग्रेसिव है। ये एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है। गांधी का करो या मरो हिंसा का आह्वान नहीं था। तो फिर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अच्छा, ये अहिंसक संघर्ष के लिए अल्टीमेट कमिटमेंट की मांग थी। उन्होंने कहा था, हम पूरी तरह से अहिंसक रहते हुए गुलामी के अंत का संकल्प लेते हैं। इस आंदोलन की एक खास बात यह भी थी कि शुरू होते ही गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हाँ। तो क्या आंदोलन वही खत्म हो गया? नहीं, और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। जब सारे बड़े नेता जेल में थे तो लोगों ने आंदोलन को खुद अपने हाथ में ले लिया। मतलब ये एक सेल्फ ड्रिवन मूवमेंट बन गया। हाँ, एक लीडरलेस मूवमेंट। देश भर में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए और कई जगहों पर लोगों ने समानांतर सरकारें भी बना ली। इसने ब्रिटिश सरकार को एक साफ और अंतिम संदेश दे दिया कि अब भारत पर उनका शासन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो हमने उनके राजनीतिक सफर को देखा, लेकिन कई नेता सिर्फ राजनीतिक आजादी पर ध्यान दे रहे थे। गांधी ने अस्पृश्यता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे सामाजिक मुद्दों को स्वतंत्रता संग्राम से क्यों जोड़ा? गांधी का मानना था कि इन सामाजिक मुद्दों को हल किए बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी और बेमानी है। हाँ, उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। उनके लिए स्वराज का मतलब था हर एक व्यक्ति का स्व पर राज, मतलब सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिलायंस। इसे थोड़ा और तरह उन्होंने खादी और चरखे को बढ़ावा दिया, जो सिर्फ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार नहीं था। नहीं, वो भारत के गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक जरिया था। वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो। और फिर आता है उनके जीवन का अंतिम और शायद सबसे दुखद अध्याय, भारत का विभाजन और उनकी मृत्यु। स्रोत कहता है कि वो विभाजन के सख्त खिलाफ थे। वो इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, विभाजन मेरी लाश पर होगा। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी विफलता थी। हाँ, उनके जीवन भर के काम की विफलता थी जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया था। लेकिन जब हिंसा बेकाबू हो गई और कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उन्हें भारी मन से इसे स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं कि गांधी की यात्रा एक शक्तिशाली विचार, सत्याग्रह के निरंतर विकास की कहानी है। ये कोई स्टैटिक फॉर्मूला नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे दक्षिण अफ्रीका के कानूनी विवाद से लेकर भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तक हर नए चैलेंज के लिए अडेप्ट किया, रिफाइन किया और सफलतापूर्वक लागू किया। बिल्कुल। उनकी विरासत सिर्फ भारत की आजादी नहीं है, बल्कि उस आजादी को हासिल करने का तरीका भी है। हाँ, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि नैतिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। ये स्रोत गांधी के जीवन के मुख्य पड़ावों को हमारे सामने रखता है। और इसे समझते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? आज के इस डिजिटल दुनिया में जहां विरोध प्रदर्शन ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं और सूचना की गति बहुत तेज है, हाँ, गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के मूल सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है? एक डिजिटल सत्याग्रह कैसा दिखेगा? ये सवाल सोचने के लिए